नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी की सारी राजनीति राहुल गांधी के आसपास मंडराने लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गच्चा खा गई। लगभग 1.25 साल पहले जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इस तरह के तमाम वाक्य, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पे चिपकाने की कोशिश करी। हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, बड़े बड़े कारपोरेट हाउस, मीडिया हाउस, सब राहुल गांधी की बदनामी करने में तुल गए। कुछ नहीं बोले राहुल गांधी। एक नया प्रयोग किया उन्होंने कि शांत रहना है, देश में शांत रहना है। कुछ कहने की जगह उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना शुरू किया और जो चले वो तो देश का इतिहास बदल दिया उन्होंने। वो कांग्रेस पार्टी उसमें एक नई जान डाल दी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब राहुल गांधी के साथ जुड़ते चले गए और कांग्रेस में जो ऊर्जा का, जो चेतना का विकास हुआ, उसमें कुछ राज्यों में उसको जीत भी मिली। भारतीय जनता पार्टी के गले में हड्डी बन गई कि वो खड़गे पर अगर हमला बोलती है तो वो दलित नेता के रूप में स्थापित होते हैं, दलितों को बुरा लगता है। और अब राहुल गांधी पर जितना हमला बोल रही है, राहुल गांधी का कद उतना ही बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता भारत में नहीं, विदेश में जाने लगे, ज्यादा मानी जाने लगी है। विदेशों में जहां जाते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां के नेताओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं। सैम पित्रोदा जी मेरे बिल्कुल गार्जियन, बड़े भाई जैसे हैं। वो मुझे बता रहे थे कि विदेशों में राहुल गांधी की कितनी धूम है, इंटेलेक्चुअल क्लास उन्हें किस तरह लेती है। वैसा नहीं है कि जैसे कारपोरेट हाउस ने नारे लगा दिए राहुल राहुल। आखिर राहुल गांधी की जो बातें सामने आ रही है, भारत जोड़ो पार्ट 2, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, ये निकलेगी तो क्या संदेश आएंगे? क्या इसके अलावा राहुल गांधी ने राज्यों में राज्यों के नेताओं के साथ रैलियां शुरू कर दी तो उसके इम्पैक्ट क्या करेंगे? कांग्रेस में राहुल गांधी का कितना महत्व है, इस विषय पे बातचीत करूंगा। देश के जाने माने पत्रकार, जिनको राजनीति की, जिसको सामाजिक संरचना की बहुत ज्यादा जानकारी है, प्रोफेसर अभय दुबे जी, देश के बड़े बड़े टीवी चैनल में आप उनको देखते रहते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमसे विस्तार से बातचीत करेंगे। अबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस को तो आप एक लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, और जब उनकी सरकार हुआ करती थी और 9 सालों से जब वो विपक्ष में हैं, लगातार मैंने आपको देखा है कि कांग्रेस की अच्छाई और बुराई दोनों पे आपने बहुत बहुत लंबी टिप्पणी करी है। एक विचार आ रहा है सामने कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 राहुल गांधी शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी मोदी को, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा डेंट दे पाएंगे 2024 में? देखिए, अब तो ये लगभग तय है, लगभग भी नहीं, बिल्कुल तय है कि ये राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और ये भारत जोड़ो यात्रा उन इलाकों से गुजरेगी जो क्षेत्रीय शक्तियों के इलाके हैं, और जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके हों। पिछली वाली भारत जोड़ो यात्रा ऐसे कई इलाकों से गुजरी थी जो कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके थे, और वहां उस भारत जोड़ो यात्रा का एक चुनावी लाभ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तेलंगाना में वो लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, कर्नाटक में वो लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और तेलंगाना का लाभ तो मैं मानता हूं, जो आपने राहुल गांधी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बात कही, उससे मुझे याद आ गया कि जब तेलंगाना के चुनाव से पहले राहुल गांधी विदेश गए थे, तो वहां पर तेलुगु डायस्पोरा, यानी डायस्पोरा वो लोग जो वहां पे यहाँ के रहते, तेलुगु डायस्पोरा बहुत, जिस तरह गुजराती डायस्पोरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द उमड़ता है, उस तरह से तेलुगु डायस्पोरा बहुत बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द उमड़ा था। और उस वक्त वहां सीन पे मौजूद कुछ मेरे मित्रों ने मुझे बाद में बताया कि उनमें रेवंत रेड्डी भी रहते थे। रेवंत रेड्डी को भी देखा जा सकता था उन कार्यक्रमों में। तो वो जो विदेश में जो उन्होंने कार्यक्रम किए, वो बताता है कि तेलुगु डायस्पोरा के साथ में और तेलुगु समाज के साथ में राहुल गांधी के ताल्लुकात कितने गहरे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बहुत बेहतरीन जीत हासिल की। चूंकि तीन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई, तो तेलंगाना की जीत के ऊपर पूरा फोकस नहीं पड़ पाया। उसका महत्व तो बहुत जबरदस्त है। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 4 लोकसभा सीटें जीती थी। अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटें जीतने से वहां पर रोक ले, मतलब कांग्रेस अगर ठीक से चले, तो बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सिफर हो सकती, जीरो हो सकती है तेलंगाना। इसी तरह भारतीय अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़े और जो देवगौड़ा की प्रासंगिकता जो तेजी के साथ खत्म हुई है, और जिस प्रासंगिकता को खत्म होने से रोकने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समझौता किया है, अगर इस समीकरण को वो चुनावी लाभ न लेने दे,
वहां पर, और 10 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी से वो कर्नाटक में छीन ले, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटें उसी तरीके से कम हो जाएंगी, और जो बहुमत की स्थिति में वो एक बहुत बड़ा डेंट उनके वहां पर लगेगा। जहां तक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा इस तरीके से की जानी चाहिए कि न तो इंडिया गठबंधन की गतिविधियां बिल्कुल रुकें, नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में कोई कमी रखें। वो राहुल गांधी की दूसरी गठजोड़ यात्रा में सहयोग भी करें और साथ में चुनावी तैयारियां भी समांतर रूप से चलाते रहें। इसी के साथ साथ जो पेचीदा राज्य हैं, यानी जहां पर गठजोड़ करने में मुश्किलें हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, जैसे कि पंजाब है, दिल्ली है, इन राज्यों में गठजोड़ के लिए भी जो बैक चैनल बातचीत होनी है, वो काम भी साथ साथ होता रहे। उस हालत में जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होगी तो वो कांग्रेस को और कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को बहुत लाभ पहुंचाएगी। और ध्यान कीजिए, कांग्रेस की सीट में अगर एक सीट कांग्रेस की बढ़ती है पिछले वाले आंकड़े से, तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते से आने वाली है। कांग्रेस की 10 सीटें बढ़ती हैं तो आप समझ लीजिए भाजपा 10 सीटें कम हो गई। कांग्रेस की 20 सीटें बढ़ती हैं तो समझ लीजिए भाजपा 20 सीटें कम। अगर कांग्रेस की 100 सीटें बढ़ती हैं तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी फिर 272 सीटें नहीं प्राप्त कर पाएगी। ये मुझे आखिर अभय जी ये बताइए कि जिस समय 1.25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी राहुल को पप्पू और तरह तरह के विश्लेषण से नवाजती थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या थी? वो क्यों राहुल पे हमला करना चाहती थी? क्योंकि तब तो राहुल इतने बड़े नेता के रूप में निकल के भी नहीं आए थे। तब योजना क्या थी भाजपा को कि राहुल को कैसे खत्म कर दें हम? मेरा मानना यह है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारों के तौर पर मीडिया मंचों के ऊपर आते हैं और तरह तरह की कलाबाजियां खाते हैं, वो लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाजपा के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जो कल्याण बनर्जी ने जो मिमिक्री की उपराष्ट्रपति की है, कल्याण बनर्जी का नाम न लेकर पूरा उनका अटैक राहुल गांधी के ऊपर केंद्रित है। तो राहुल गांधी को मोदी के मुकाबले और भाजपा के मुकाबले रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके गलती कर रही है, और ये एक पुराने अभ्यास के चलते हो रहा है। शुरू में उसको लगता था कि राहुल गांधी का अगर उपहास किया जाएगा, इनकी छवि अगर नहीं बनने दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है वो इसलिए जीत पाई कि उन्होंने राहुल गांधी का पप्पू ग्रहण करने की कोशिश की। देखिए, पप्पू ग्रहण करने की कोशिश तो पूरी तरीके से अब नाकाम हो चुकी है। राहुल गांधी एक गंभीर और प्रभावी नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने वो कर दिखाया है जो शायद पहले नहीं किसी वजह से हो पा रहा था। कांग्रेस को भी नया जीवन मिला है, खुद राहुल गांधी की राजनीति को भी एक बहुत बड़ा नया उछाल मिला है। उनके व्यक्तित्व में और उनकी और सारी चीजों में वो काफी उनके चमक आई है। और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा उनको नरेंद्र मोदी के मुकाबले पूरी शिद्दत के साथ खड़ा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये था कि राहुल गांधी पूरे टाइम राजनीति नहीं करते हैं, बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते हैं, और जिस उनके बोलने चालने का तरीका जो है वो एक आम नरेंद्र मोदी ऐसा पका हुआ एक राजनेता है उस किस्म का नहीं है, कुछ अलग तरह का है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाई। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके उसके सारे इरादों और सारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया। अच्छा अभी जी कैसे किया होगा राहुल गांधी ने कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, अभी से ठंड शुरू हो गई, आप भी जैकेट में हैं, मैं भी जैकेट पहना हुआ हूँ, एक टी शर्ट में वो आदमी निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कड़कड़ाती आज भी जंतर मंतर पर टी शर्ट पहने हुए थे वो। आज भी टी शर्ट पहने हुए थे वो। आज भी जंतर मंतर पर टी शर्ट पहने हुए थे। हाँ देखा था। और आज भारत जोड़ो यात्रा में उनका ड्रेस कोड ही चेंज कर दिया। पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, आपको याद होगा। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो वो टी शर्ट पहनने लगे हैं, टी शर्ट और जीन्स में रहते हैं। तो उनका पूरा ड्रेस कोड ही चेंज हो गया। ये ड्रेस कोड जो है वो युवाओं के ज्यादा नजदीक है। उनको लगता है, उनको ये जो बड़े बड़े कुर्ते पजामे में जैकेट में जो नेता दिखते हैं वो उनको अजीब से लगने लगे हैं कि ये तो वैसी वाले नेता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो ये कहा था बाकायदा कि हम शोध करा रहे हैं, टीम बना रहे हैं कि इनको ठंड क्यों नहीं लगती है। वो ये पता नहीं वो शोध कहाँ चला गया, वो टीम कहाँ चला गई। लेकिन
ये जो आदमी को अपने अंदर ये सब चीजें लानी पड़ती हैं, आसान नहीं है। आप जनवरी के महीने में कड़कड़ाती ठंड में जब टेम्परेचर 5 और 6 और टी-शर्ट में चलना आसान नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कुछ किया होगा? आपको क्या लगता है ये कैसे कोई इंसान अब ऐसा कर सकता है? मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसमें एक खतरा भी था। खतरा ये था कि मान लीजिए वो बीमार पड़ जाते सर्दी की वजह से, तो उनकी यात्रा भंग हो जाती, बीच में रोकनी पड़ती यात्रा। 7-8 दिन इलाज कराना पड़ता। एक बार सर्दी लग जाती है तो 6-7 दिन तो लग ही जाते हैं ठीक होने में, तो वो नुकसान होता। लेकिन उन्होंने उस जोखिम को उठाया और वो बीमार नहीं पड़े। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि सर्दी को उन्होंने जीत लिया वो। और उनकी जो दाढ़ी इस तरीके से बढ़ी थी, मैंने तो उस वक़्त लिखा भी था एक अखबार में कि उनकी एक संत किस्म की छवि उभर रही है। बजाय इसके उनका पप्पूकरण होता, उनका संतीकरण हो रहा है राहुल गांधी का। और संत किस्म की जो छवि उभर रही है राहुल गांधी की, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे देश सेवा करनी है, मैं लोगों के लिए सवाल उठाता रहूंगा वगैरह। तो ये, और हम विपक्ष के साथ मिलकर, तो यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहना शुरू किया था विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। तो वो सारी ये बातें लोगों के दिलों में, दिमाग में ताजा हैं। और जब वो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे तो सारी बातें निकल के एक बार फिर आएंगी। फिर से सर्दी का मौसम है, फिर से राहुल गांधी जनवरी और फरवरी में वो यात्रा करेंगे और उससे कांग्रेस को फिर से लाभ होगा, बशर्ते, यहां मैं बशर्ते जरूर लगाऊंगा कि दूसरी गतिविधियां कांग्रेस रोके ना। देखिए, थोड़ा मुझे डर लगता है। आपको ध्यान होगा जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो गुजरात चुनाव पूरी तरह कांग्रेस ने लड़ाई नहीं, त्याग सा दिया बिल्कुल एकदम, वो यात्रा में ही बिजी रही। उसके बाद जब अभी विधानसभा चुनाव की मुहिम चल रही थी तो इंडिया गठबंधन की गतिविधियां ठप हो गई, केवल मुहिम ही चलती रही, जो कि उससे नुकसान भी हुआ। तो ये सब काम कांग्रेस को साथ साथ करने होंगे। मुझे लगता है कांग्रेस ने इस बात से सबक सीखा होगा। एक तो 2-3 बातें हैं। एक तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियां करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए यात्रा के कारण। ऐसा ना हो कि वो यात्रा में कहीं फंस जाएं, तो उससे दिक्कत हो सकती है। तीसरे, इंडिया गठबंधन की जो गतिविधियां हैं वो लगातार जारी रहें। और देखिए, जो भाजपा विरोधी मोर्चा है उसमें जाती तौर पर नीतीश कुमार की बहुत जबरदस्त भूमिका है, मैं मानता हूं। लेकिन एक पार्टी के तौर पर गेंद कांग्रेस को खेलनी है, सब कुछ कांग्रेस को करना है। कांग्रेस को बड़े दलों के साथ भी गठजोड़ की चिंता करनी है, और कांग्रेस को जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी हैं, भले ही कुछ ज्यादा सीटें ना जीत पाए, उनको भी एक ही मंच पर लाना है। आप एनडीए को देखिए, एनडीए में तो ऐसी पार्टियों की लाइन लगी हुई है जो अपना चुनाव नहीं जीत सकते। वो लोग एक 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 पार्लियामेंट्री सीट नहीं जीत सकते, लेकिन उनको रखा हुआ है ताकि उनकी बिरादरी के वोट भाजपा के साथ जुड़ जाएं। तो वो इंडिया गठबंधन के मंच पे ऐसे तमाम पार्टियां क्यों नहीं आ सकती? भाई, गोंडवाना पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और न जाने कितनी पार्टियां हैं जो ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक क्षेत्र में प्रभाव है, लेकिन उस क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव है। तो वो सब भी अगर आ जाएंगी बड़ी पार्टियों के साथ में इंडिया गठबंधन के मंच पे, तो भाजपा विरोधी वोट बिखरेगा नहीं। एक वोट नहीं बिखरना, इनको कसम खानी चाहिए, एक भी भाजपा विरोधी वोट बिखरने नहीं देंगे। सारा वोट एक ही झंडे के तले आ जाएगा। उसके लिए जो जैसी बिसात बिछानी पड़े वैसी बिछाएंगे। तो ये तो आप बहुत ताज्जुब वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि जब पुलवामा हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक थी, राष्ट्रवाद चरम पे था, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 37-38% वोट मिले थे, यानी 63% वोट दूसरी तरफ था, वो बिखरा हुआ था। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के वोट को बिखरने से रोकना है, और अगर ये इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब हो गया तो बीजेपी को तो 100-125 पैसे बढ़ जाएगी बीजेपी, फिर कहां बचती है? मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक विपक्षी एकता का मजा चखा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चुनाव में विपक्षी एकता का भाजपा को सामना करना ही नहीं पड़ा है। किस चुनाव में विपक्षी एकता का सामना करना पड़ा था? 2015 के बिहार चुनाव में विपक्षी एकता का सामना करना पड़ा। क्या हुआ था? कहने की जरूरत नहीं है, भाजपा वहां चुनाव हार गई। राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी नहीं। 2014 में विपक्षी एकता का इंडेक्स कुछ था नहीं, कांग्रेस सरकार में थी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, कांग्रेस को लग रहा था कि उसे अकेले ही लड़ना है और बाकी सब दल बिखरे हुए थे। उसका फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ। 2019 में चूंकि कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों को जीत लिया था, तो कांग्रेस को लग रहा था कि वो अकेले दम पे हरा देगी। तब राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कोई एकता करने की कोशिश नहीं की, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आप उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के बीच में गठजोड़ था, जिसको हम लोग नाकाम गठजोड़ कहते हैं, लेकिन उसने कम से कम 15 सीटें तो जीती रही थी।
हाँ। हाँ, तो ये है, देखिए भाजपा ने अभी तक संयुक्त विपक्ष से टक्कर नहीं ली, और अगर संयुक्त विपक्ष ने इस बार वो जमकर खड़ा हो गया और भाजपा से वो टकरा गया, तो भाजपा को निश्चित रूप से काफी मुश्किल होने वाली। अभय जी, ये भारत जो है नौजवानों का देश है। नए वोटर बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में है नए वोटर। उनको राहुल गांधी बनाम, आपका तो चूंकि सामाजिक अध्ययन भी बहुत रहता है, आप संस्थान से भी जुड़े हैं, विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी यूथ को क्या अट्रैक्ट करेगा, किसकी क्या बात अट्रैक्ट करेगी? देखिए इसमें क्या है कि यूथ जो होता है वो, मैं नहीं मानता हूं कि वो स्टैंड अलोन शख्सियत नहीं होती है, मतलब अकेले अलग खड़ी हुई शख्सियत नहीं है। वो भी किसी समुदाय का सदस्य है, वो भी किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, उसके परिवार की भी अपनी राजनीतिक, उसके परिवार के अपने राजनीतिक रुझान है जिसका उसके ऊपर असर है। उसने भी छात्र आंदोलनों से गुजर के उसने कुछ एक राजनीतिक, जैसे छात्र आंदोलन क्या होते हैं, राजनीति की प्राथमिक पाठशाला होते हैं, राजनीति का प्राइमरी स्कूल है, मतलब तो वहां से वो गुजरा होता है। तो यूथ केवल यूथ नहीं होता है अपने आप में, वो समाज के साथ में अपने परिवार के जरिए उसके तार काफी गहराई से जुड़े होते हैं। तो एक तो हिंदुत्व के विचार का जो असर है समाज के ऊपर, जो मुसलमान विरोधी विचारधारा, अल्पसंख्यक विरोध जो तमाम समाज में फैला हुआ है, यूथ का एक हिस्सा उसका भी शिकार है। फिर अब 10 साल हो चुके हैं कांग्रेस के शासन के, तो जो लोग पहली बार 2014 में जिन्होंने पहला वोट दिया होगा, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 2019 में इन्होंने पहला वोट दिया है, उन्होंने तो कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं है। अब इस बीच में राहुल गांधी की शख्सियत बहुत जम के उभरी है, और उन्होंने मोहब्बत की दुकान वगैरह ये सब बातें उन्होंने कही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने का पहला चुनावी फायदा तो ये हुआ है कि नौजवानों का उनकी तरफ एक रुझान हुआ है, राहुल गांधी की तरफ, अल्पसंख्यकों का उनकी तरफ एक रुझान हुआ है। कांग्रेस इन तीनों राज्यों में चुनाव जरूर हार गई, लेकिन आप देखिए कांग्रेस भी 40% या उससे ज्यादा वोटों पर बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कांग्रेस को इनमें वोट कम पड़े, भाजपा के वोट बढ़ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट कम नहीं है। तो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार है, इसमें सिर्फ उसे राजनीतिक भाजपा विरोधी राष्ट्रीय एकता का तड़का लगाना है। इस तड़के से एक जो नए तरह का विमर्श पैदा होगा, नए तरह की कांग्रेस जो कहानी सुनाएगी, जो खुशनुमा कहानी, जो एक फील गुड नैरेटिव नरेंद्र मोदी लगातार चलाते रहते हैं, अपने भाषणों में बार बार कहते हैं गर्व से कहो, गर्व से कहो, ये सब उनका एक पेट वाक्य हो गया है। मतलब इन सब के मुकाबले जब कांग्रेस अपना वैकल्पिक नजरिया पेश करेगी, और उसके साथ पूरे तमाम 28 दल, 29 दल, 30 दल, 35 दल, जितने भी दल हो पाए एक महीने के अंदर, वो सब उसके साथ होंगे, तब फिर उसका जरूर निश्चित रूप से मतदाता मंडल के ऊपर फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं ये एक चीज और समझना चाहता हूँ अभय जी, जब मोदी जी जाते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी, तो हमारी मीडिया बहुत आवा मंडल तैयार करने में जुट जाती है। हालांकि अमेरिका में उनकी जो मीडिया है वो इतना ज्यादा तवज्जो देती नहीं है मोदी जी को, लेकिन यहाँ की मीडिया ऐसा माहौल बना देती है कि ऐसे मान लो अमेरिका पूरा झुक गया हो। हकीकत में राहुल या मोदी, पूरी दुनिया के ताकतवर देशों में क्या अंतर है इन दोनों की छवि में? कौन से दोनों नेताओं को दुनिया ज्यादा पसंद करती है, दुनिया के ताकतवर ज्यादा पसंद करते हैं, और किस रूप में अंतर महसूस करते हैं? मैं ये मानता हूं कि मोदी, दुनिया की निगाह में मोदी जी तो उभर चुके हैं। मोदी जी उभरे हुए नेता है, भारत के प्रधानमंत्री हैं 10 साल से हैं, और अगली बार प्रधानमंत्री बनने की उनकी बहुत मजबूत दावेदारी है मोदी जी की। और राहुल गांधी तेजी के साथ उभर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पैमाने पर। मोदी के मुकाबले राहुल के अलावा और कोई चेहरा नहीं। राहुल के अंदर मोदी को प्रतिस्थापित करने की, मोदी की जगह लेने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से राहुल गांधी अपने जो भारतीय कार्यक्रम है और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, दोनों को इसी तरह से मैनेज करते हैं। राहुल गांधी की रणनीति भी है ये, वो इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि दोनों मंचों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर, ग्लोबल मंच के ऊपर, राष्ट्रीय मंच पर उनकी बार बार उपस्थिति बनती रहे। और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। जो लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं या उनके अंतर्राष्ट्रीय मुकामों पर बोली गई बातों की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी अपनी बात बोलने से संकोच नहीं करते। उनको जो कहना होगा वो कहेंगे, उनको जो करना होगा वो करेंगे, और उन्हें इस बात में कोई वो नहीं है कि हमारे खिलाफ ये कह दिया जाएगा, वो कह दिया जाएगा।
इस मामले में मैं उनकी तारीफ करूंगा कि इस देश में अगर कोई लड़ता हुआ नेता दिखाई पड़ता है भाजपा से समझौताहीन तरीके से, तो वो राहुल गांधी ही है। अबे जी, अब तक राहुल गांधी के पिछले 4-5 सालों के जितने बयान आप देखेंगे, आमतौर पे राहुल गांधी का कोई बयान ऐसा दिखता नहीं है जिसपे वो झूठ बोलते हो, ज्यादा झूठ बोलते हैं। वो कई बार कहते भी हैं कि मैं जो हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और इसके वनस्पति मोदी जी के झूठे बयानों की एक लंबी लिस्ट है। मतलब वो उनके सच्ची बात कहने की लिस्ट बहुत छोटी होगी और उनकी झूठी बातों की लिस्ट लंबी होगी। क्या ये दोनों बातें भी जनता पे असर डालती हैं? देखिए, मैं लोगों से बातचीत जब करता हूं तो आमतौर पर मोदी जी फेंकते हैं, इस बात को तो सब लोग कहते हैं, जो भाजपा के वोटर हैं वो भी कहते हैं कि भाई मोदी जी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो सबको पता है। तो मोदी जी के व्यक्तित्व की और उनके कृतित्व की ये जो खूबी, या इसको आप आलोचना कहिए, ये इससे आम लोग वाकिफ हैं। अब फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार फिर मोदी जी को वोट वो लोग क्यों देते हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि वो देखते हैं कि भाजपा विरोधी वोट जो है वो एक मंच पे मौजूद नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं कि आप सारे देश की बात तो छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, जहां के हम भी हैं और आप भी हैं। उत्तर प्रदेश में 50 वोट अगर भाजपा को मिलते हैं तो वो पूरी तरीके से सारे के सारे भाजपा को मिल जाते हैं। बाकी 50 वोट जो है वो एक मंच पे एक चुनाव में भी नहीं गए। आप कोई चुनाव बताइए लोकसभा का जिसमें एक मंच पे वो 50 वोट गए हो। तो एक तरह से देखा जाए तो वोटों का, जब तक भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, और मोदी को दक्षिण भारत में नहीं कांग्रेस को हराना है, वहां तो मोदी जी क्या जीतेंगे, वहां तो मोदी जी की आवाज दक्षिण भारत सुनता ही नहीं। मोदी जी को जब तक उनके प्रभाव क्षेत्र में डेंट नहीं किया जाएगा, जब तक यहां उनसे सीटें नहीं छिनेंगी, तब तक मोदी जी की सीटें कम नहीं होंगी। जिस दिन मोदी जी के प्रभाव क्षेत्र में नुकसान हुआ, उसी दिन भाजपा के दफ्तर में ही लोग उनसे पूछने लगेंगे, भाई बताइए ये क्यों हुआ। मैं तो उस दिन अच्छा। की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो हाँ, उस दिन की, हम और आप आलोचना कर रहे हैं, उससे क्या बात है? हम तो बिल्कुल। सबकी आलोचना करते हैं, आप भी सबकी आलोचना करते हैं। जब भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी के ऊपर संदेह करेंगे, उनकी क्षमताओं पर संदेह करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, तब बात बनेगी। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा अभय जी, अगर कोई ऐसा दिन आ गया, जैसे लोग पूछते हैं कि मोदी के मुकाबले कौन, अगर कोई ऐसा दिन आ गया तो सवाल पूछने लगे, उनके कार्यकर्ता कस के पूछने लगे, तो फिर मोदी के बाद कौन बीजेपी के अंदर? बहुत संघ परिवार लाएगा, संघ परिवार की तरफ से आएगा बंदा। फिर वो राजनाथ सिंह जी भी हो सकते हैं, वो नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, कोई वो बिल्कुल एक नया नाम भी हो सकता है, लेकिन अमित शाह वो निश्चित रूप से नहीं होंगे। वो निश्चित रूप से अमित शाह नहीं होंगे। और अगर कुछ लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी मोदी की जगह ले सकते हैं, तो अभी देखने वाली बात है। वो एक नाम है, एक मजबूत दावेदारी है उनकी तरफ से, और घुमा फिरा के सीधी दावेदारी तो कर नहीं सकते, वरना मोदी जी खफा हो जाएंगे। तो वो दावेदारी तो उनकी तरफ से है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अभी तक उस दावेदारी का क्या रूप राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, ये अभी स्पष्ट होकर नहीं उभर पाया है। ये तब उभरेगा स्पष्ट होकर जबकि मोदी जी की वोट खींचने की क्षमताओं पर सवालिया निशान लग जाएगा। तब उत्तर प्रदेश से इनका नाम तेजी के साथ आएगा। राजनाथ सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के हैं, उनका भी नाम आएगा, और नितिन गडकरी का भी नाम आएगा। फिर देखिए क्या होता है। अच्छा वो अभय तो जी, एक, भाजपा में बहुत बड़ी हलचल होगी इस वक्त। हाँ, अच्छा मैं एक बिल्कुल अलग से अतिशोक्ति वाला सवाल पूछ लेता हूँ या काल्पनिक सवाल पूछ लेता हूँ। अगर मान लीजिए गडकरी, राजनाथ सिंह, कोई ऐसा नाम प्रधानमंत्री के लिए आ गया, प्रधानमंत्री बन गए, तो उस स्थिति में अमित शाह को कौन सा मंत्रालय देंगे ये लोग? नहीं, अमित शाह सत्ता में नहीं होंगे। मोदी सत्ता में हटेंगे तो कई लोग सत्ता से हट जाएंगे, तो सत्ता में उनके लिए जगह नहीं बचेगी। न अमित शाह के लिए जगह बचेगी, न स्मृति ईरानी के लिए जगह बचेगी। ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं बचेगी सत्ता, जो सिर्फ मोदी की वजह से ही सत्ता में। और फिर अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह हाशिए पे फेंक दिए जाएंगे। जब मोदी जी कितने? को सत्ता नहीं मिलेगी, अमित शाह को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मैं अभय तो जी, कल्पना भी नहीं करता बिना मोदी जी के अमित शाह की कोई राजनीतिक हैसियत है, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा कितना टफ नहीं होता है ये कल्पना करना भी अभय जी? अभी वो गृह मंत्री हैं, सबसे ताकतवर नेता हैं, देश उनके हाथ में है, और वो उनको उनको नहीं लगता होगा अंदर से कि अगर मोदी जी चले गए तो ये लोग बन गए, फिर मेरा क्या होगा? डर नहीं लगता होगा नेताओं को सोच ये सोच? असल में, ये जो डर है जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही।
जो लोग मोदी जी के विरोधी भी हैं भाजपा में, वो भी मोदी जी को इस वक्त डैमेज नहीं करना चाहते, कि उनको लगता है कि अगर ये व्यक्ति डैमेज हो गया और कहीं पार्टी के पास से सत्ता चली गई तो वो भी सत्ता भोग रहे हैं, वो सत्ता उन्हें उनके पास भी नहीं रहेगी। तो जब कोई एक व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत सारे जब स्वार्थ जमा हो जाते हैं, सत्तारूढ़ स्वार्थ जब जमा हो जाते हैं, तो उसका विरोधी भी सोचता है कि अरे भाई, सत्ता तो सब लोग भोग ही रहे हैं, गारंटी क्या है, ये व्यक्ति डैमेज होगा तो पार्टी डैमेज हो जाएगी, पार्टी का ग्राफ नीचे जाएगा, सत्ता दूसरी पार्टी के पास चली जाएगी, तो हम सभी लोग सत्ता से वंचित हो जाएंगे। तो इस डर के कारण भी लोग मोदी जी का विरोध नहीं करते। हाँ, वैसे बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो बाढ़ आ रही होती है तो एक ही नाव पे सांप और चूहे दोनों बैठे होते हैं, दूसरे दोनों एक दूसरे का टिप्पणी कर रहे होते हैं, कोई नाव की होगी। आखिरी सवाल अभय जी, पोस्टर बने कांग्रेस का, उसमें सिर्फ राहुल गांधी होनी चाहिए, या राहुल गांधी खड़गे होनी चाहिए, या राहुल प्रियंका खड़गे सोनिया सब होनी चाहिए? देखिए, और लोगों के हों ना, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे इन दोनों के चेहरे जरूर होने चाहिए। सोनिया जी का चेहरा हो या ना हो, प्रियंका गांधी का चेहरा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले नहीं देखते हैं, लोग राहुल गांधी को ही नरेंद्र मोदी के मुकाबले देखते हैं। और अब धीरे धीरे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी उसी तरीके से लिया जाने लगा है, उन्हीं संभावनाओं के साथ लिया जाने लगा है। तो इन दोनों के नाम पोस्टरों पे होने चाहिए, चेहरे होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, राजनीति की इतनी बारीक से सारी चीजें समझाने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, बता रहे थे कि राजनीति की विसात पे कौन से मोहरे कब चलने चाहिए, और राहुल गांधी ने अपना कद कितना बढ़ा लिया, और दरअसल ये डर है जो बीजेपी के नेताओं को एकजुट रखा है। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा चैनल को। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और साथ में 4PM बॉलीवुड भी, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।